नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाए अध्यापक को पुलिस ने जांच के बाद गिरफ्तार कर भेजा जेल। टाउन हॉल के बाहर लगने वाले ठेलों के लिए मंगलवार को 17,05,000 रुपए में नगर पालिका द्वारा छोड़ा गया ठेका। बैंकों के निजीकरण के विरोध में पूरे देश में बैंक कर्मियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल रखकर किया निजीकरण का विरोध। वसीम रिजवी द्वारा कुरान पर विवादित टिप्पणी करने से आक्रोशित लोगों ने ग्राम संधावली और रिजवी का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। आगामी होली पर्व ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने ग्राम वहलना में किया शांति समिति की बैठक का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाए एक अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही सरकार द्वारा गिरफ्तार शिक्षक को वेतन व अन्य मदों में प्राप्त किए गए 46 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस भी जारी किया गया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि छपार थाना क्षेत्र के गांव सिंभाल की निवासी अनिल चौधरी नई मंडी क्षेत्र के गांव बझेड़ी में स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त था। 3 जुलाई 2020 को एबीएस से सदर योगेश शर्मा द्वारा उक्त अध्यापक की बीएड डिग्री पर संदेह जाहिर करते हुए नई मंडी कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद विभाग द्वारा अध्यापक को निलंबित कर दिया गया था तथा पूरे मामले की जांच एएसआई विजयपाल अत्री द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान विवेचक द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी से अध्यापक की डिग्री के विषय में जानकारी मांगने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अध्यापक द्वारा आगरा विश्वविद्यालय से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, जिसके बाद विवेचक द्वारा इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा विगत 10 वर्षों में वेतन व अन्य मदों में सरकार से प्राप्त किए गए 46 लाख रुपयों की रिकवरी का नोटिस भी आरोपी को भेज दिया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान ने बताया। सर, आपके स्कूल के एक टीचर को पुलिस ने जेल भेज दिया है, क्या पूरा मामला है? स्कूल के टीचर को जेल भेज दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, वो तो विभाग ने सालों पहले बर्खास्त कर दिया था जी। तो स्कूल का टीचर तो रहा नहीं। यहाँ पे कितने समय उन्होंने बच्चों को तारीफ? वो अक्टूबर 2016 में आए थे इटावा जनपद से। जी। कितने समय यहाँ पे रहे? करीबन 4 साल। क्यों उनको जेल भेजा गया, क्या पूरा प्रकरण है? विस्तार से थोड़ा बताएं आप। कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया जो फर्जी अंक पत्रों से या फर्जी डिग्रियां लेकर विभाग में घुस गए। शासन को कुछ इन पर संदेह हुआ और उनकी उच्च स्तरीय जाँच हुई, जिसमें अनिल कुमार भी पकड़ में आए। उनकी डिग्री जो संज्ञान में आया वो फर्जी पाई गई और इसे आधार मान के विभाग ने उन्हें 1.5 साल पहले बर्खास्त कर दिया था। सेवाएं समाप्त। क्या कहना चाहोगे आप ऐसे टीचर के बारे में जो खुद फर्जी आईडी लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं? गंभीर विषय है, बहुत ही शर्मनाक विषय है। शिक्षक समाज पर धब्बा है। प्रधान जी, आपके गांव से एक अध्यापक को पुलिस द्वारा जेल भेजा गया, क्या पूरा मामला है? कौन अध्यापक, कितने दिन से यहाँ पे? ये अध्यापक अनिल चौधरी नाम का अध्यापक था। काफ़ी दिनों से बझेड़ी में शिक्षा का कार्य कर रहा था, शिक्षा देने का, लेकिन शिक्षा नाम मात्र की दे रहा था। 1-2 घंटे के लिए आता था और चला जाता था। इसकी जांच चल रही थी। जो फर्जी शिक्षक भर्ती हुई होगी कभी, उसमें इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके आधार पर इसमें नौकरी हासिल की थी और ये सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे थे। हमारे द्वारा भी कई बार ये आवाज़ उठाई गई बेसिक शिक्षा अधिकारी को। इसकी जांच के लिए हमने भी एप्लीकेशन दी और समय समय पर हम स्कूल में गंभीर रहते हैं। काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो अपना कार्य ईमानदारी से कार्य नहीं करते। तो यहाँ बझेड़ी में और लोगों की भी जांच चल रही। कम से कम मुझे लगता है कई शिक्षक भी इसकी जद में आएंगे। एडीबीएससी के द्वारा भी यहाँ जांच की जा रही और ये बहुत गंभीर प्रकरण था जो कोतवाल साहब नई मंडी ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा और 46 लाख की रिकवरी होगी और इससे अच्छा संदेश जाएगा शिक्षा जगत में। प्रधान जी, कितने समय से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? ये कम से कम 2.5-3 साल से यहाँ पे कार्यरत था। कैसे पकड़ में आए, किसने किसके द्वारा शिकायत की गई?
इसकी शिकायत तो देखो इस प्रदेश भर में शिकायत का दौर चल रहा था, लेकिन इसकी शिकायत हमने भी पर्सनली की थी। जब हमें पता लगा कि फर्जी शिक्षक है, इसकी डिग्री ये हाई कोर्ट से स्टे वगैरह ले आया था। हमें जब जानकारी हुई, हमने भी समय समय पर इसके खिलाफ एप्लीकेशन देने का काम किया और मुद्दे को लगातार उठाते रहे। पुलिस के कार्य क्या कहना चाहिए? पुलिस ने सराहनीय काम किया है और इसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की है और उसमें निष्पक्ष जांच हुई है, उस जद में आया है। और जो सरकार को इतना पैसा अर्जित कर रखा था वो पैसा देना पड़ेगा। प्रधान जी, जो टीचर फर्जी डिग्री लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या लगता है क्या तालीम वो दे पाया होगा? समाज में जो फर्जी शिक्षक के उस पद पर कार्यरत है वो कैंसर की तरह है और उनकी सभी की जांच होनी चाहिए। जितने भी फर्जी शिक्षक है या एक किसी ऐसा हो रहा कोई सेटिंग से, जैसा हमारा बझेड़ी का नज़दीक का स्कूल है, यहाँ पर 17 शिक्षक है, यानी कि बच्चे 200 है और 17 शिक्षक कार्यरत है। तो हम चाहते हैं सबकी जांच हो और जो शिक्षक सही है उसको यहाँ पर रखा जाए। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका स्थित सभागार में टाउन हॉल के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 के बाहर पड़ी खाली जगह पर लगने वाले ठेलों से वसूली हेतु ठेके के लिए बोली का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित ठेकेदारों ने बोली के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। नीलामी के दौरान 17,05,000 रुपये की सर्वाधिक बोली लगाकर ठेका मनीष कुमार द्वारा अपने नाम कराया गया। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष नगर पालिका द्वारा यह ठेका 15,35,000 रुपये में छोड़ा गया था, जिसमें इस वर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि की गई थी। ठेका छोड़े जाने के बाद ठेकेदार मनीष कुमार ने बताया कि इस वर्ष नगर पालिका द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे कपड़ा विक्रेताओं से जगह खाली कराने का आश्वासन ठेकेदार को दिया गया है, क्योंकि ये लोग ठेकेदारों को कोई पैसा नहीं अदा करते थे, जिस कारण उसे आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता था। वहीं इस मुद्दे पर ठेकेदार का कहना था कि यदि नगर पालिका यह जगह खाली नहीं कराएगी तो वो लोग ठेका रद्द करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। पता है जो आज नगर पालिका में ठेके छूटे हैं, मतलब किस तरह के ठेके छूटे हैं? ठेके जी इसमें बहुत छूटे हैं। एक तो तहसील का छूटा है और एक प्रांगण का छूटा है, नगर पालिका प्रांगण का, चाट बाज़ार का है, जो हमने लिया है अपने आप, मनीष कुमार के नाम है। ये गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 तक का है और इसमें इसकी बोली लगी है 17,05,000 तक। अच्छा, पहले कितने में थे? ये पहले था 15,35,000 रुपये का, इस पर 10% बढ़ा दिया था और कोरोना काल का भी कुछ इस पर ज़्यादा कोई प्रभाव जो पड़ा था उसका भी कुछ नगर पालिका ने घटाया नहीं, बेनिफिट नहीं दिया है। और अब की बार नगर पालिका ने आश्वासन दिया है कि ये खाली करवा के देंगे गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 तक का, जो अवैध रूप से कब्जा है, जो कपड़े वालों ने कब्जा कर रखा है वो हमें हटवा के दिया जाएगा। यहाँ पे अगर खाली नहीं होता तो क्या करोगे? तो सर हम ये कैंसिल कर देंगे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये 17 लाख का ठेका 5,000 का छोड़ के उसके बाद ये खाली नहीं करवा के देंगे, क्योंकि ये लोग पैसे नहीं देते और ये जो आता है उनसे कपड़े वाले जो हैं ये अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। और ये तो सड़क पे भी हैं और हमें नगर पालिका ने कह रखा है कि आप सड़क से 3 फुट पीछे करके लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, और ये सड़क पे ही है। अच्छा, ये ठेका कितने साल का होता है? ये ठेका 12 महीने का होता है जी, 1 साल का। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध को लेकर बैंक कर्मियों द्वारा की जा रही 2 दिवसीय हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन था। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश भर के बैंकों के निजीकरण के विरोध में पूरे देश की बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके तहत सोमवार व मंगलवार को सभी बैंक कर्मियों ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए बड़ी संख्या में धरना स्थल पर इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया था। मंगलवार को भी बैंक कर्मी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर इकट्ठा हुए तथा सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में नारेबाजी करते हुए निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑफिसर्स बैंक यूनिटी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। इस अवसर पर बैंक कर्मियों का कहना था कि बैंकों का निजीकरण राष्ट्र हित में नहीं है और इसी कारण से सभी बैंक कर्मी देश हित में इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
बैंक कर्मियों का कहना था कि देश में सन 1969 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था ताकि देश की जनता का पैसा सुरक्षित रह सके व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिल सके। लेकिन सरकार बैंकों का निजीकरण कर देश के धनाढ़ वर्ग को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। हाँ सचिन, आज जो है हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है और जो सरकार का जो निजीकरण का मुद्दा है उसके खिलाफ हम लोग आज जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने किया था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा है। उसमें पूरे देश में हम सब जो कॉमरेड्स हैं उन सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे जो कॉमरेड हैं वो इकट्ठा हुए हैं और हमारा इस चीज़ को लेकर पूरा पुरजोर विरोध है। इसके द्वारा किया जा रहा है ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो कि सभी यूनियनों का एक संघ है उसके द्वारा किया जा रहा है और पूरे देश में सबके सब जितनी भी यूनियन है उन्हें एक बैनर के तले इकट्ठा करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग जो है हमारी वो बिल्कुल जायज़ है, निजीकरण के खिलाफ है और ये निजीकरण जो है ये देश हित में नहीं है। बैंक कर्मी इस बार सिर्फ अपने लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं बल्कि इस देश की जनता के लिए हड़ताल कर रहे हैं। 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि जो आम जनता है उसका पैसा सुरक्षित रहे और जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके। अब ये जो सरकार आई है ये इसका बिल्कुल उल्टा कर रही है जो कि कॉरपोरेट जो कि सबसे बड़े एनपीए जो जिन लोगों ने किया है उन्हीं के हाथ में ये बैंक सौंपने जा रहे हैं। तो हम सब का ये विरोध है कि जो आप निजीकरण कर रहे हैं उसके हम सब लोग खिलाफ हैं। कब तक चलेगी हड़ताल? ये आज इसका अंतिम दिन है और इसके आगे जो भी कार्रवाई हमारे जो टॉप लीडरान हैं उनके द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई करी जाएगी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा कुछ दिनों पूर्व मुस्लिमों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कुरान को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है तथा देश में जगह जगह लोग इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषी को दंडित करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरनगर के संधावली गांव में भी लोगों ने वसीम रिजवी का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन कर दोषी पर कार्यवाही की मांग सरकार से की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि वसीम रिजवी कुरान की आयतों को गलत तरीके से पेश कर उन्हें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं, जबकि पवित्र कुरान पूरी दुनिया को अमन का संदेश देती है और इसीलिए सभी लोग वसीम रिजवी का विरोध करते हुए उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग सरकार से करते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया। ये एक शख्स जिसका नाम उसने कुरान की बेहरमती की है, वो ये चाहता है कि कुरान से 26 आयात को बाहर किया जाए। उसके बकौल कि वो आयात आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, जबकि कुरान मजीद आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए नाजिल किया गया है और समाज और माशरे से इस तरह की जुल्म तशद्दुद और जुल्म जोर को ख़त्म करने के लिए आया है। कुरान की जो आयत नाजिल हुई है वो उसके मौके के एतबार से, उसके वक्त के एतबार से कि किस वक्त क्या हालत थी, तो उसी एतबार से कुरान की आयत नाजिल हुई है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तबलीगी दौर में 83 जंगें लड़ी हैं
कोई भी जंग ऐसी नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के ऊपर जाके हमला किया हो, बल्कि पैगम्बर इस्लाम के ऊपर जब जंग थोप दी गई है तो उसको दिफा किया है। और हर मुसलमान और हर इंसान के ऊपर ये वाजिब है कि वो अपना दिफा कर सकता है। एक दूसरी बात यह है कि उसने ये कहा है कि इस्लाम ताकत के ज़ोर से फैला है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नबी हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ गवाह है इस बात की कि पैगम्बर इस्लाम ने इस दीन इस्लाम को अपने अखलाक, अपने किरदार से फैलाया। कि जैसे एक बहुत ही मशहूर वाक़या है एक बुढ़िया का, कि पैगम्बर इस्लाम एक रास्ते से गुजरते थे तो अपने सारे घर का कूड़ा करकट जमा करके और वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर डाल दिया करती थी, लेकिन पैगम्बर ने उस बुढ़िया को कभी कुछ नहीं कहा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसने कूड़ा नहीं डाला, तो आप जब वहाँ से गुजरे तो महल्ले वालों से मालूम किया कि ये बुढ़िया कहाँ है कि जो रोज़ाना मुझ पर कूड़ा डाला करती थी। तो महल्ले वालों ने कहा कि या रसूलल्लाह आज ये बुढ़िया बीमार है, तो आप उसके दरवाजे पर गए, दक्कुल बाब किया। बुढ़िया ने कहा कि आज मैं बीमार हूँ, लिहाजा जो कोई भी है वो अंदर दाखिल हो जाए। अब पैगम्बर इस्लाम इजाज़त लेकर उस बुढ़िया के घर में दाखिल हुए। अब जो देखा तो वो बिस्तरे बीमारी के ऊपर पड़ी हुई थी। तो पैगम्बर इस्लाम से वो ये कहती है कि आज आए हो, जब मैं बीमार हूँ मुझसे बदला लेने के लिए आज आए हो। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी अयादत के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी हालत जानने के लिए आया हूँ कि तुम बीमार हो तो तुमने दवाई ली या नहीं ली, तुम्हें शिफा देने के लिए आया हूँ। तो ये वसीम रिजवी का ये दावा भी बिल्कुल अबस और बेकार है कि दीन इस्लाम ज़ोर और ताकत के ज़रिए से फैला है, बल्कि दीन इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने किरदार के ज़रिए से फैलाया है। वजीम रिजवी के खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई करवाना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार उसको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद में उसको सख्त से सख्त सज़ा दें, क्योंकि उसने उसका शियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो अपने नाम के आगे रिजवी लिखता है उसका इमाम रज़ा से या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर उसका ताल्लुक़ होता तो वो कभी भी कुरान मजीद की और दीन इस्लाम की बेहुरमती ना करता। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव वहलना में आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राम के गणमान्य लोगों के साथ एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह के अलावा नगर कोतवाली प्रभारी ने शिरकत करते हुए गांव के लोगों से चुनाव के दौरान शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। गांव के लोगों ने भी बैठक के दौरान अपनी समस्याओं से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन ग्रामवासियों को दिया है। इस बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। ये आगामी जो प्रधानी के चुनाव हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए आज वहलना गांव में सचो कोतवाली और मेरे द्वारा जो है समस्त स्टाफ के द्वारा गांव की जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उनकी एक बैठक की गई हम लोगों के द्वारा, और जो भी चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए, और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न। गांव को किस श्रेणी में रखा गया सर? अभी तो गांव अति संवेदनशील की श्रेणी में है, और चूंकि अभी चुनाव का आरक्षण परिवर्तित हो सकता है, संभावना है, उसके अनुसार उसको जो वो भी परिवर्तित होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।